चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम जितना भी अभी तक जितना भी अधिनियम चार्टर एक्ट पढ़े हैं, सबका यह अधिनियम क्या है तो बाप है। इसको बाप बोला जाता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम को ही कहा जाता है। यह सबसे बड़ा भी अधिनियम है। सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा अधिनियम, और यह अधिनियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतम प्रावधान जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि जो भारत का जो संविधान बना है, उस संविधान में 250 से ज़्यादा अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका कार्बन कॉपी कहा जाता है। कार्बन कॉपी कहा जाता है किसको? तो भारतीय संविधान को कहा जाता है। भारतीय संविधान को जो है कार्बन कॉपी कहा जाता है किसका? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें अनुच्छेद 321 था और अनुसूची कितना था? 10 था। इस 321 में से 250 से अधिक अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय संविधान को कार्बन कॉपी। किसका? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखिए, यह जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें एक चीज़ का अभाव था। क्या चीज़? क्योंकि इसमें तो अनुच्छेद था ही, अनुसूची भी था, लेकिन इसमें अभाव था तो वह प्रस्तावना का। इसमें किसका अभाव था? तो प्रस्तावना का अभाव था। ये चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे कहेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम में किसका अभाव था? तब प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इस समय वायसराय के पद पर कौन थे? वायसराय के पद पर कौन थे? तो वायसराय के पद पर थे लॉर्ड बेलिंगटन। लॉर्ड बेलिंगटन थे। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्टेनले ब्लाडविन। ब्लाडविन थे। समझ में आया? दो क्वेश्चन। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड बेलिंगटन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टेनले ब्लाडविन थे। देखिए, इस अधिनियम को जो है 1935 के अधिनियम को हमारे देश के कुछ लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। इसको मानने वाला लोग नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आज भी अगर कोई कानून अगर केंद्र सरकार लेकर के आती है, उस कानून का कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसका विरोध यानी कि आलोचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने क्या कहा था? तो पहला पॉइंट कहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम को कि यह जो है गुलामी या दस्ता का अधिकार पत्र है। गुलामी या दस्ता का
अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा था कि यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ये गुलामी या दस्ता का अधिकार पत्र है। और 2 नंबर में क्या कहा, 2 नंबर में कहा कि यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला तथा इंजन रहित है। अनेकों ब्रेक वाला, अनेकों ब्रेक वाला तथा इंजन रहित है। इंजन रहित है, ठीक है। तो आलोचना किया लोग, लेकिन यहीं नेहरू साहब जो है बाद में इसका क्या कर लिए, सपोर्ट में आ गए, क्योंकि भारतीय संविधान में 250 से अधिक अनुच्छेद जो है इसी अधिनियम से लिए गए थे। अगर इसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर लाते कैसे, सपोर्ट किया लोग सब कोई 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन जब ये आया था उस समय किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, इसका आलोचना किया था। तो नेहरू ने 2 आलोचनाएं किए थे कि गुलामी या दस्ता का अधिकार पत्र है और यह अनेकों ब्रेकों वाला तथा इंजन रहित, इसको बताया था। तो समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये कब आया और कैसे आया, तो आपको थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ा बताते हैं। पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम आया जो 1921 में लागू हुआ। 1919 के भारत शासन अधिनियम को जांच करने के लिए इस समय कहा गया कि एक आयोग गठित होगा। एक आयोग जो है 10 वर्षों के बाद गठित होगा और वो आयोग जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम का जांच करेगा कि क्या सही ढंग से काम हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें कमियां क्या है, इस चीज़ों का क्या करेगा ये आयोग गठित करेंगे और यह आयोग जांच करेगा। लेकिन 10 वर्षों के बाद नहीं, 2 वर्ष पहले ही 1927 ईस्वी में, 10 वर्ष के बाद गठित होना था, लेकिन 1927 ईस्वी में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। उस 7 सदस्यीय टीम को जो है साइमन आयोग कहा गया, साइमन कमीशन आयोग कहा गया। क्या कहा गया, जो 7 सदस्यीय टीम था उसे क्या कहा गया, तो साइमन कमीशन आयोग कहा गया। यह साइमन कमीशन भारत में गठित कब हुआ था, 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत में आया कब, तो 1928 ईस्वी में। 1928 में भारत में आया। इस साइमन कमीशन का जो है भारत के सभी लोग इसका क्या किए थे, तो विरोध किए थे। क्यों विरोध किए थे, क्योंकि 7 को जो सदस्य थे इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, एक भी भारतीय शामिल इसमें नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का क्या किया गया, तो बहुत अधिक विरोध किया गया। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया और 1930 ईस्वी में क्या किया, यह अपना रिपोर्ट दिया और 1930 ईस्वी में रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि 3 गोलमेज सम्मेलन का जो है ना आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे, लंदन में। और लंदन में यह गोलमेज सम्मेलन होगा और इस चीज़ों का जो है ना विचार विमर्श होगा। और वहीं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, एक हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। यह 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस लिए गठित हुआ था, तो यह विचार विमर्श करने के लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से इकलौते गांधी जी थे जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसमें भाग लिए थे, भीमराव अम्बेडकर साहब ने। सबसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। और यही विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ, भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। अब इसके बारे में हम विशेषताएं जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, उसके बारे में एक एक करके अब हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम की विशेषता,
इसकी विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला विशेषता क्या है, इस अधिनियम के तहत जो है दलित, इस अधिनियम के तहत दलित, महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें मुस्लिमों को दिया गया पृथक निर्वाचन का अधिकार। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को दिया गया पृथक निर्वाचन का। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पीछे हम वीडियो दिए हुए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे है, 1909 का 1919 का, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1919 में जो है इसमें क्या दिया गया, किसको दिया गया, तो सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को जो है 1919 के अधिनियम के तहत जो है ना पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। लेकिन जब 1935 का जब अधिनियम आया, इसमें दलित, महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया 1935 का भारत शासन अधिनियम का। चलिए दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। यह अंग्रेजों का कहना था कि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और किसको, देसी रियासत को मिला करके क्या बनाने का था, तो अखिल भारतीय संघ। लेकिन देसी रियासत जो है वो बोला कि हम ब्रिटिश प्रांतों के साथ मिल करके अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं करेंगे। क्यों, इस समय जो है ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इस समय मात्र 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने ब्रिटिश प्रांत थे, तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। वो कौन कौन ब्रिटिश प्रांत है एक बार आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्या गारंटी, एग्जाम का जो है लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कभी पूछते कि निम्नलिखित में से कौन है जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे, पूछ भी सकता है। तो इस चीज़ों के बारे में भी ना आपको बता दे रहे हैं। लेकिन ये समझ जाइए कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाने का क्या था, अंग्रेजों का पूरा मन बना लिया था कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिला करके अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन देसी रियासत ने विरोध किया, कहा कि हम ब्रिटिश प्रांत के साथ नहीं मिलेंगे और अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 11 ब्रिटिश प्रांत के बारे में जान जाते हैं। 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन थे, तो एक में थे सिंध, एक में कौन था, सिंध था। 2 में कौन था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत। और 3 में कौन था, तो 3 में था महाराष्ट्र, 4 में उड़ीसा, 5 में बंगाल, 6 में बिहार, 7 में असम, 8 में मद्रास, 9 नंबर में कौन था, संयुक्त प्रांत जिसको हम उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। 10 में कौन था, मध्य प्रांत जिसको हम एमपी बोल सकते हैं। और 11 नंबर में कौन था, तो पंजाब था। ठीक, तो 11 ब्रिटिश प्रांत के बारे में आप लोग बता दिए। ये 11 ब्रिटिश प्रांत कब का है, तो 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया उस समय का है यह 11 प्रांत। इसको याद रखिएगा, कभी भी यह पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका 3 नंबर पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट कहता है यह अधिनियम के तहत कि विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रांत में जो है, प्रांत में क्या कराए जाएंगे, तो विधानसभा का चुनाव करवाए जाएंगे। विधानसभा के
चुनाव करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे जाएंगे। और 1935 के जो अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, इसी के तहत सबसे पहले 1937 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ? प्रांतीय विधानसभा का चुनाव, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि 1935 ईस्वी में कहा गया कि प्रांत में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन 1935 में चुनाव नहीं हुआ। कब हुआ सबसे पहले प्रांतीय विधानसभा का चुनाव? तो 1937 ईस्वी में हुआ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो है, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन कब लाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन रहेगा। लेकिन जब 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि नहीं, प्रांत में द्वैत शासन नहीं रहेंगे। द्वैत शासन का मतलब होता है कि शासन दो आदमी का रहेगा। ब्रिटिश का शासन अलग रहेगा और वहाँ के जो राजा होंगे उसका शासन अलग रहेगा, लेकिन एक आदमी के ऊपर, एक प्रांत के ऊपर दो आदमी का क्या रहेगा? शासन रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? द्वैत शासन। तो 1919 का अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन था, लेकिन 1935 का जब अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि प्रांत में द्वैत शासन नहीं रहेंगे। प्रांत से द्वैत शासन को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। ठीक है। और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटा करके अब केंद्र में द्वैत शासन रहेंगे। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। मतलब समझ में आ गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? तो लागू कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। चलिए अब 5 नंबर पॉइंट हम देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इस एक्ट के तहत, मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत को बर्मा से अलग किया जाएगा। भारत को जो है बर्मा से, बर्मा समझ रहे हैं, आज का म्यांमार, ठीक है। मतलब भारत को बर्मा से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। और यह 1935 में कहा गया भारत शासन अधिनियम के तहत, और 1936 ईस्वी में जो है भारत से बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तब से कहेगा कि किस अधिनियम में कहा गया कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो भारत से बर्मा अलग कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के तहत 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में किया गया। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट हो गया कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि अब संघीय न्यायालय होना चाहिए। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में किया गया। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि इस अधिनियम में यह कहा गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों का प्रावधान होना चाहिए। मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 चीज़ों का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। आज जो है यह तीनों सूची, भारत के जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं।
12 अनुसूची के 7वां अनुसूची जो है, 7वां अनुसूची, उस 7वां अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। लेकिन यह प्रावधान कब कर दिया गया था? तो 1935 के। अभी पूछेगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में जो है कानून कौन बनाएगा? तो कानून केंद्र बनाएगा, केंद्र। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची का कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएगा। तो समझ में आया? आज के जो भारतीय संविधान है उस संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है। कहा गया है कि संघ सूची पर कानून जो है ना केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर जो कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची पर जो कानून है वह केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। संघ सूची पे कितने विषय हैं जिस पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी? तो पहले इसमें था 97 विषय, लेकिन अभी कितना है? तभी 100 विषय है जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तब से क्वेश्चन करेगा कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो पहले कितना था? तो 66 विषय था। पहले राज्य सूची के अंतर्गत कितना था? तो 66 विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि जब 5 इसमें से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो राज्य सूची में भी कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। पहले कितना था? 66, लेकिन 5 को कम करके किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समवर्ती सूची में अभी कितना है? तो पहले था 47, लेकिन जब इसमें से 5 कम किया गया तो इसमें 5 जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा? तो 47 से 5 52। यह अभी का बता दिए कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत यह चर्चा है। लेकिन 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया उसमें यह तीनों का प्रावधान कर दिया गया था। आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रयोग किया गया। द्विसदनीय विधायिका का, द्विसदनीय विधायिका का क्या किया गया? तो प्रयोग किया गया। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आदमी को अंदर से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।